Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Indian Polity series, and we are all here for another lecture from the topic that is constitutional body. And this lecture we will study State Public Service Commission under Article 315 to Article 323. Follow your passion. Listen to your heart. Trust the process. Be grateful. Life is magic and your dreams matter. Beautifully said. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको एसपीएससी भी कहा जाता है। ये टॉपिक जैसे कि हम हमारे बुक से स्टडी कर रहे हैं, ये आर्टिकल 315 से 323 तक दिया हुआ है। हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि यूपीएससी का भी यही दिया था, एसपीएससी का भी यही दिया है, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये दोनों भी टॉपिक आर्टिकल 315 से 323 में ही आते हैं, क्योंकि वहां पे यूपीएससी और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों का वहां पे ज़िक्र किया हुआ है, जो हमारे ये आर्टिकल्स है उसमें। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पे हमारे बुक से इसे स्टडी करने वाले इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे रिलेटेड हम आज कौन-कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रिमूवल जो हो सकता है उनके मेंबर्स का, या फिर जो भी चेयरमैन है उनका, उसके साथ-साथ इंडिपेंडेंस किस तरह का मिला हुआ है, फंक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आर्टिकल जो है इन्हें फिर से एक बार हम स्टडी करेंगे, जो कि हमने पिछले भी वीडियो में लेक्चर में किए थे। ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेक्चर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, इससे रिलेटेड जिन लोगों ने इससे रिलेटेड नहीं, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो जिन्होंने नहीं देखा है दैट इज यूपीएससी पे जो था, वो उसे पहले देख ले, क्योंकि यूपीएससी वाला लेक्चर अगर आपको समझता है तो ये समझने में बहुत ज्यादा आसानी जाएगी, क्योंकि चीजें पूरी सेम है। इसलिए ये लेक्चर मैं फास्ट लेने वाला हूं आपका, क्योंकि ऑलरेडी मैं सभी चीजें आपको यूपीएससी वाले लेक्चर में डिस्कस करा चुका हूं। ये एक और कमीशन है जो स्टेट के लिए काम करती है, थोड़े थोड़े कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये लेक्चर बहुत फास्ट होने वाला है। इसीलिए जो लोगों ने यूपीएससी वाला लेक्चर नहीं देखा है वो उसे देख ले, ताकि आपको ये लेक्चर समझने में बिल्कुल तकलीफ ना आ जाए। इसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो कि रहने वाला है हमारा टॉपिक, जो जिसका नाम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, आपके बुक में सबसे पहले ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये 44 चैप्टर दिया हुआ है, नए जो बुक है उसमें। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, पैरेलल टू द यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सेंटर पे काम करती है, उसी तरह एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है जिसको एसपीएससी कहा जाता है, जो स्टेट में काम करती है। ये चीजें तो हमको ऑलरेडी पता ही है। जैसे ये एग्जाम्स कंडक्ट करने का काम कर रही थी सेंटर के लिए, वैसे ही ये स्टेट के लिए एग्जाम्स और ये सब जितने भी एटसेट्रा एटसेट्रा वाली चीजें, ये सब भी यहाँ पे की जाएगी सिर्फ स्टेट के लिए। उसके साथ साथ जो आर्टिकल्स है वो 315 से 323 तक है, ये भी आपको क्लियर है। उसके साथ साथ पार्ट 14 में आते हैं ये सब, ये भी आपको क्लियर है, क्योंकि पार्ट 14 में आता है, मैं पिछले ही आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। अभी भी आपको फिर से पता चल चुका है कि ये पूरे पार्ट 14 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें दिया हुआ है कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ मेंबर्स, पावर्स, फंक्शंस जितने भी हैं, इंडिपेंडेंस है जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का है, वो पूरा यहाँ पे दिया है। उसके साथ साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी वालों का भी यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों एकदम सेम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपको ये समझ चुका है अभी इंट्रोडक्शन में ही कि कितना सिमिलरिटी है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, जो यूपीएससी आपने पढ़ा है उसमें सिर्फ इसमें आपको देखना है कि क्या चेंजेस आपको करना है, बस वही चीजें सभी सेम है, सिर्फ चेंजेस कुछ करना है। इसलिए मैं ये फास्ट फास्ट आपको बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक हमें जो स्टडी करना था वो था कंपोजिशन। अब देख लेते हैं कंपोजिशन, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, देख लेते हैं। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे कि हमने वहां पे देखा था यूपीएससी के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपॉइंटमेंट करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट, ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ स्मार्ट वर्क कैसे करना है। जहां वहां पे प्रेसिडेंट का नाम था, वहां यहाँ गवर्नर का नाम आएगा। वहां पे जो सेंटर का नाम था, यहाँ पे स्टेट का नाम आएगा। बाकी चीजें तो आपको
काफ़ी सारी सेम ही यहाँ पे दिखने वाली है। तो देख लेते हैं और भी आगे कुछ डिफरेंस मिले तो। सो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी स्पेसिफाई नहीं करता है कि स्ट्रेंथ कितनी रहेगी कमीशन की। ये पूरा डिस्क्रिशन पे छोड़ा हुआ है गवर्नर की इच्छा जितनी है उतनी स्ट्रेंथ इसकी रह सकती है इस कमीशन की। उसके साथ-साथ कोई भी क्वालिफ़िकेशन जो है ये क्या रहेंगे इसके मेंबर्स के ये नहीं दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बस इतना लिखा है कि 1 से 1 हाफ जो मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर रहेंगे उसके आधे जो मेंबर्स रहेंगे, वो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 10 साल तक अंडर गवर्नमेंट काम किए हुए लोग होने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रहे। सो ये एक और आपको चीज़ पता चल चुकी है। उसके साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये बताता है कि जो गवर्नर है, गवर्नर ये कंडीशन क्या रहेगी इनके सर्विसेज़ की, जो चेयरमैन या बाकी मेंबर्स हैं, उनके लिए कंडीशन क्या रहेगी, जो भी काम करने की कंडीशन है, वो पूरी डिसाइड यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन में यानी ये दिया नहीं है कंडीशन क्या है, तो ये डिसाइड करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है किसको? तो गवर्नर को। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करेंगे। इस तरह से ये कंपोज़िशन रहता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं कमीशन के, वो ऑफिस में कितने ईयर तक रहते हैं? तो 6 ईयर्स तक, या फिर वो एज जब तक 62 ईयर्स ऑफ एज जब तक पूरी नहीं कर लेते तब तक, जो भी पहले होगा वो। क्या इसका मीनिंग है मैं आपको ये बता चुका हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि यूपीएससी के लिए ये एज लिमिट 65 ईयर्स तक की थी। बट स्टेट पे जैसे हम आते हैं तो ये 62 ईयर्स हो जाती है। ये एक डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके साथ-साथ ये रिज़ाइन कर सकते हैं, और रिज़ाइन किसके पास करना होगा? गवर्नर के पास। जिस तरह से वहाँ पे रिज़ाइन किया जाता था यूपीएससी में, वो प्रेसिडेंट के पास किया जाता था। यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो गवर्नर के पास रिज़ाइन करता है। गवर्नर जो होते हैं वो किसी भी मेंबर के, जो जितने भी मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें से किसी भी मेंबर को एज ए चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक्टिंग चेयरमैन की जरूरत कब पड़ती है? तो ये दो सर्कमस्टांसेस है जो नीचे दिए गए, इसमें एक्टिंग चेयरमैन की जरूरत पड़ती है। तो पहला सर्कमस्टांस ये है कि ऑफिस जो है चेयरमैन का वो खाली हो चुका है, वो वैकेंट है किसी भी रीजन से, है ना? तो वो अब्सेंट है या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, जो भी रीजन है, या रिजाइन कर चुके हैं, बट ये खाली हो चुका है, तो एकदम से आप किसी को अपॉइंट करने के हैं तो यहाँ पे उतने टाइम के लिए एक्टिंग चेयरमैन किसी भी मेंबर को बनाया जाता है। उसके साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ कि सेकंड सर्कमस्टेंस ये है कि जो चेयरमैन होते हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एब्सेंट है, या फिर कोई भी एक और रीज़न है जिसके कारण वो ये काम नहीं कर पा रहे। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण वो उनको जो ड्यूटीज़ दी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसे केसेस में एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है, किस में से? तो मेंबर्स में से ही, एसपीएससी के, जब तक अगला चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट ना हो जाए। सो ये जो एक्टिंग चेयरमैन होंगे कब तक काम करेंगे? जब तक नए चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है। उसके बाद का जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रिमूवल। इनका रिमूवल कैसे किया जाता है? मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे यूपीएससी का था उसी तरह से होता है, बट कैसा होता है ये देख लेते हैं। थोड़ा इसमें डिफरेंस है। तो जो रिमूवल है चेयरमैन या मेंबर के एसपीएससी के, अब ये चीज़ याद रखिएगा, इनका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं, बट इनको रिमूव करना है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, गवर्नर नहीं। सो ये पॉइंट पे कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट भले ही जो हमारे गवर्नर है वो करते हो, बट यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वही इनको रिमूव कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो प्रेसिडेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं? जैसे जो यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव किया जाता था या चेयरमैन को, उसी तरह से रिमूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि एडजस्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग है कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, तो उसको वहाँ पे नहीं रखना होगा, नहीं तो अपना बैंक भर लेगा, मैंने आपको पहले ही कहा है। अगर वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पे, जब वो यहाँ पे कोई चेयरमैन या मेंबर का काम कर रहा था, उस टाइम पे किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में भी वो इन्वॉल्व है, बाहर कोई और काम भी कर रहा है जिससे उसे इनकम आ रही है, ये दूसरा रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये है कि वो उसकी माइंड या बॉडी के कारण वो ये अपना जो ड्यूटी है वो निभा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो ठीक नहीं है, या बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है कोई, जिसके कारण वो कंप्लीट नहीं, ये अपना जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसे निकाला जा सकता है। तो उसका रिमूवल इस बेसिस पे हो सकता है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ मैं आपको फ़ास्ट बता दूँ, ये ऐसा समझ लीजिए आपका यूपीएससी के टॉपिक का रिवीजन है। ये मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो ऊपर जो सर्कमस्टांसेस दिए थे जिसमें रिमूव किया जाता है, इन एडिशन ऑफ दिस कोई भी मेंबर को मिसबिहेवियर पे भी यहाँ पे रिमूव किया जाता है। मिसबिहेवियर क्या है? हम फिर से डेफिनेशन इसकी देख लेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। मिसबिहेवियर का अगर मैटर हो तो प्रेसिडेंट को ये जो मैटर है ये रेफर कराना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को पूछे बिना इस मिसबिहेवियर के मैटर में प्रेसिडेंट उनको निकाल नहीं सकते, मेंबर या फिर चेयरमैन को। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायरी
करता है, इंक्वायरी करने के बाद एडवाइस करता है कि भाई साहब आपको इन्हें रिमूव करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस आ जाती है, तो ये एडवाइस आने के बाद मैं आपको ये बता दूँ जी, जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि वो मिसबिहेवियर के लिए यानी दोषी पाया गया है, तो उसे आप रिमूव कर दीजिए, तो उनको रिमूव करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ये एक यहाँ पे एक और आपको पॉइंट यहाँ मिल रहा है। उसके साथ-साथ ये भी बता दूँ कि जब इंक्वायरी चलते रहती है उतने टाइम के लिए ये जो गवर्नर होते हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं चेयरमैन या फिर मेंबर को। तो गवर्नर्स को सस्पेंड कर जो गवर्नर जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं, बट फाइनल रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। कब? जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहे तो। तो रिमूव सस्पेंड गवर्नर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको और पता चल चुकी है। अब हम आगे और बढ़ेंगे। तो मैं मिसबिहेवियर का आपको बोल चुका हूँ कि मिसबिहेवियर के बारे में बताऊँ तो मिसबिहेवियर यही है कि अगर वो इंटरेस्टेड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए वहाँ पे मेंबर का काम कर रहा है या फिर चेयरमैन का काम कर रहा है, तो उसे ये करने नहीं दिया जाएगा, उसे यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। उसके साथ-साथ वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हो कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट पे, तो ये चीज़ों से के भी बेसिस पे उसको रिमूव किया जा सकता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही ग्राउंड्स बनते हैं मिसबिहेवियर के। तो यही चीज़ें प्रूव कराती है कि वो मिसबिहेवियर के चलते दोषी है या नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंस क्या है, यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंस मिला हुआ है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस में ये बता दूँ कि जैसे कि यूपीएससी में देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल अगर काम कर सके यूपीएससी, उसी तरह एसपीएससी को भी वही है। तो एसपीएससी को भी वही दिया है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिस तरह से यूपीएससी को कुछ इंडिपेंडेंस दिए है। हमको ये फिर गारंटी हो जाती है कि नहीं भाई साहब, यूपीएससी जो है या फिर एसपीएससी जो है ये हम लोगों के लिए इम्पार्शियल है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, ये इम्पार्शियल डिसीजन देती है, जो भी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी ये रिकमेंड करती है, वो भी पूरा इम्पार्शियल ही होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं एसपीएससी के, उनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट सिर्फ कैसे? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसी तरीके से, इसीलिए इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है। जितना इनका टेन्योर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका, 62 ईयर्स ऑफ एज या फिर 6 ईयर, उतने टाइम तक ये रहेंगे ही। अदरवाइज अभी हमने ग्राउंड्स देखे, वही ग्राउंड्स रहेंगे तो इनको रिमूव कर दिया जा सकता है, अदरवाइज रिमूव नहीं हो सकते। जो कंडीशन ऑफ सर्विस है चेयरमैन की या मेंबर की, वो गवर्नर डिसाइड करते हैं, ठीक है, बट जब वो उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है तो ये डिसएडवांटेज पे नहीं जा सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि पहले जो कंडीशन बताई थी उससे ज़्यादा और कंडीशन नहीं बढ़ा सकते, या इसमें आपको ये नहीं कर सकते कि जो चीज़ें आपको देने को उन्होंने कहा था कि हमको आप इतनी-इतनी चीज़ें हम आपको देंगे, उसमें से कुछ कम नहीं कर सकते। तो ये डरेंगे क्यों? अपना डिसीजन खुद दे सकते हैं, तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंस बना रहता है। थर्ड ये है कि जो भी एक्सपेंस है, जितना भी उनकी सैलरीज़ हो रही है, अलाउंसेस हो रही है या पेंशन हो रही है यहाँ पे चेयरमैन या मेंबर्स जो भी है, ये चार्ज्ड होते हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पे ये चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे कोई वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती कि भाई साहब स्टेट लेजिस्लेचर वोट कर रहा है, क्योंकि मेंबर जो है वो जो मिनिस्टर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे, पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे। पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि भाई साहब इन मेंबर ये कैंडिडेट्स है, इनको रिकमेंड कीजिए, ये इनको पास करा दीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किसी भी एग्जाम में। तो ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनको डर नहीं है, क्योंकि इनका जो सैलरी है वो ऐसा धमका नहीं सकते इनको पॉलिटिशियन की भाई साहब मैं आपकी सैलरी काट दूंगा या अलाउंसेस या पेंशन काट दूंगा क्योंकि तू मेरी नहीं सुन रहा है। ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपने आप इनकी सैलरी चार्ज हो जाती है और इनके पास सैलरी आ जाती है। सो ये एक मौका इनको मिला है कि ये इंडिपेंडेंस अपना बरकरार रख सकते हैं। तो ये भी चीज आपको पता चल चुकी है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि चेयरमैन जो होते हैं एसपीएससी के, वो अगर उनको ऑफिस होल्ड करने से रोक दिया गया है, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ पिछले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी बनने के लिए वो एलिजिबल रहेंगे, याद रखिए। ठीक है, तो फिर से वो एसपीएससी के चेयरमैन नहीं बनेंगे, बट वो चेयरमैन या मेंबर यूपीएससी के बन सकते हैं, या फिर किसी दूसरे स्टेट के जो कमीशन है उसके वो चेयरमैन बन सकते हैं, बस उसी स्टेट के नहीं बन सकते। सो ये सब चीजें, और बाकी किसी भी एम्प्लॉयमेंट या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में उनको जगह नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ जो मेंबर होते हैं एसपीएससी, ये चेयरमैन का हमने देखा, वो अगर उनको रोक दिया जाए मेंबर का ऑफिस होल्ड करने से उस एसपीएससी का, सो वो एलिजिबल होंगे अगले अपॉइंटमेंट में। किस क्या अपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है? चेयरमैन, या फिर वो मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के, या फिर वो चेयरमैन बन सकते हैं उसी एसपीएससी के, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एक एमपीएससी है, एक एमपीपीएससी है, या फिर यूपीएससी है।
कोई भी है या सीजीपीएससी है, यहाँ पे अलग-अलग स्टेट्स की होती है, तो अगर एमपीएससी का कोई मेंबर है, तो वो सीजीपीएससी का मेंबर बन सकता है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है, तो किसी अदर एसपीएससी का वो हो सकता है, तो यही मीनिंग है अदर एसपीएससी का, बट उसको बाकी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो चेयरमैन या फिर मेंबर होते हैं एसपीएससी के, वो जब अपनी फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए उनको रोक दिया गया था, बट यहाँ पे अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो वो वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकते उसी ऑफिस के लिए। वही एक चीज़ है, तो है ना? तो अगर चेयरमैन है तो फिर से चेयरमैन नहीं बन सकता, मेंबर है तो फिर से मेंबर नहीं बन सकता एसपीएससी का। बाकी यूपीएससी के लिए वो हो सकते हैं या फिर बाकी एसपीएससी के लिए भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल नहीं है सेकंड टर्म के लिए। तो इसी चीज़ों के चलते वो इंडिपेंडेंट फ़ील करते हैं, क्योंकि देखिए कोई पुराना मेंबर यहाँ पे नहीं है जो आपको डोमिनेंस दिखा रहा है। सब नए-नए आए हुए हैं, सो नए-नए हैं तो किसी का यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंस वाली चीज़ यहाँ पे बन जाती है, तो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस यहाँ पे काम नहीं किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक बात है जो इंडिपेंडेंस बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो हमें अगला टॉपिक कवर करना है वो है फंक्शंस। फंक्शंस वैसे ही है जैसे यूपीएससी के थे, तो एसपीएससी के वही फंक्शंस है जैसे कि यूपीएससी के थे। यूपीएससी के सिर्फ सेंट्रल सर्विस के लिए थे और एसपीएससी के स्टेट सर्विस के लिए। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम कंडक्ट करना, है ना? तो सर्विस के स्टेट सर्विस के लिए। उसके साथ-साथ जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसके चलते कुछ जो चीज़ें हैं उसके लिए कंसल्ट करना। सो जो कंसल्ट करने वाले जो मैटर्स है वो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ईज़िली और ईज़ी मेथड से समझ जाएँगे, ईज़ी वे से। सो यहाँ पे देखते हैं कि कौन-कौन से चीज़ों के लिए कंसल्ट किया जाता है यहाँ पे। किसको कंसल्ट किया जाता है? तो एसपीएससी को। सो कंसल्ट किया जाएगा कि रिक्रूटमेंट करने का मेथड कैसा होगा, किस तरीके से रिक्रूट किया जाएगा, जो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है इस एग्ज़ाम के थ्रू एसपीएससी जो है जो कंडक्ट कर रहा है उसके थ्रू। दूसरा ये है कि प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र हो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे तभी भी कंसल्ट किया जाता है। अब सूटेबिलिटी जो है कैंडिडेट, कौन-सा कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए सूटेबल है ये भी इनको पूछा जाता है। बाकी जो डिसिप्लिनरी मैटर है जैसे कि सेंसर सीवियर डिसअप्रूवल हो गया, यानी जो भी आपका कैंडिडेट है वो अगर किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर रहा है गवर्नमेंट की तो उसके साथ क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें। उसके साथ-साथ इंक्रीमेंट अगर रोक के रखना है, जो भी उसका इंक्रीमेंट होने वाला है सैलरी में उसको रोक के रखना है या फिर उसका प्रमोशन रोक के रखना है या फिर उससे कुछ लॉस जो हुआ है वो उससे लॉस वसूल करना है, उससे रिकवरी करना है उस लॉस की, वो कितना रिकवरी किस तरह से की जाए ये भी पूछा जाएगा एसपीएससी को। उसके साथ-साथ किसी का डिमोशन करना है ना? तो डिमोशन अगर करना है यानी बड़े रैंक से किसी को छोटे रैंक पे डालना है, तो ये चीज़ों के लिए भी पूछा जाएगा एसपीएससी को। किसी को रिटायर कर देना है कंपल्सरीली, रिटायरमेंट उसको दे देना है, ये भी यहाँ पे पूछा जाएगा और किसी को सर्विस से रिमूव करना है या फिर डिसमिस करना है, तो ये चीज़ों के लिए कंसल्ट किया जाता है एसपीएससी को। उसके अलावा कोई भी अगर क्लेम है रिइंबर्समेंट का यानी लीगल एक्सपेंस जो भी आ रहे हैं, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई जो वो उसके ऑफ़िस के चलते जो भी कामकाज कर रहा था, जो एग्ज़ीक्यूशन कर रहा था उसके ड्यूटीज़ का, उसके चलते उस पे किसी ने केस कर दी। केस का जितना भी खर्चा आने वाला है लीगल प्रोसीडिंग के लिए, वो पूरा डिफेंड करने के लिए खुद को, सिविल सर्वेंट को जितना भी खर्चा आएगा, ये पूरा उठाएगा कौन? तो गवर्नमेंट उठाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, कितना उठाना चाहिए, इस चीज़ के लिए भी किसको पूछा जाता है? तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ही पूछा जाता है। या फिर कोई भी क्लेम फॉर अवार्ड ऑफ अ पेंशन, है ना? उसको अगर पेंशन देना है, वो जिसको क्लेम कर रहा है कि ठीक है भाई साहब मुझे पेंशन दीजिए, इतनी-इतनी ज़्यादा दीजिए क्योंकि ऐसी मुझे इंजरी हुई थी जब मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा है तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यहाँ पे कर दीजिएगा। ओके, सो इंडिया की जगह स्टेट कर दीजिएगा। इतना तो अभी आपको भी पता है, ये सब छोटी-मोटी चीज़ें तो मुझे आपको बिल्कुल बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ चुके हैं अभी क्या-क्या है। तो पिछले लेक्चर में तो आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ये भी बता दूँ कि जो मैटर्स है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट के, है ना? तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट करना है, एक पीरियड होता है 1 ईयर से ज़्यादा का पीरियड। उसके लिए अगर किसी का टेम्परेरी अपॉइंटमेंट करना है, 1 साल तक का तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कर लेती है बिना किसी को कंसल्ट किए। बट 1 साल से ज़्यादा का किसी को अगर आपको अपॉइंट करना है टेम्परेरी विदाउट एग्ज़ाम लिए, तो उसके लिए आपको किसको पूछना पड़ेगा? तो आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पे पूछना पड़ेगा। उसके साथ-साथ किसी को जितनी भी उसकी सर्विस का पीरियड था, उतना अगर खत्म हो गया है और उसकी सर्विस एक्सटेंड करना अगर चाहते हैं, तो ये भी किया जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको किसको कंसल्ट करना पड़ेगा? एसपीएससी को या फिर उसको जो भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, उसको फिर से आपको अपॉइंट करना है किसी पोस्ट पे, तो ये भी आप पूछ के कर सकते हैं एसपीएससी को। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है जो मैंने आपको अभी बता दी है, जो जिसके लिए कंसल्ट किया जाता है किसको? तो एसपीएससी को। तो ये पूरे कामकाज होते हैं एसपीएससी के, ये पूरे फंक्शन होते हैं एसपीएससी के जो अभी हमने देखे।
एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ ये तो कहा गया है कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ों के लिए कंसल्ट करना चाहिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, बट अगर गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं करती है इनमें से किसी भी मैटर पे जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको, तो हमारे जो एग्रीड सिविल सर्वेंट है, वो ये केस लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ये जो थे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो थे, उनको ये मैटर से कंसल्ट नहीं किया और मेरे यही मैटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये केस चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है, तो आप इसको कोर्ट में नहीं लेके आ सकते इस केस को। सो जो भी गवर्नमेंट कहेगी वो आपको मान्य करना ही पड़ेगा, चाहे वो कंसल्ट करे या ना करे एसपीएससी को। और भी कुछ अगर फंक्शन देना चाहे एसपीएससी को तो वो स्टेट लेजिस्लेचर दे सकता है। याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर एसपीएससी को इन फंक्शंस के अलावा और भी कुछ ज्यादा के फंक्शन दे सकता है। अब उनका एक और काम ये है एसपीएससी का कि एसपीएससी जो होता है वो एनुअली एक रिपोर्ट भेजता है गवर्नर को। जैसे कि मैं वहाँ पे आपको बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट को भेजते थे, तो ये गवर्नर को एक रिपोर्ट भेजी जाती है कि उन्होंने क्या काम किए है क्या नहीं। उसके बाद जो गवर्नर होता है वो ये जो रिपोर्ट है उनके परफॉर्मेंस की, याद रखिएगा, ये जो परफॉर्म किया है वो पूरी रिपोर्ट जो है ये प्लेस करता है बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। दो है तो दो के सामने, एक हाउस है तो एक के सामने यहाँ पे गवर्नर जो है वो रखेगा एक मेमोरेंडम के साथ। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी चीज उनकी एडवाइस जो कमीशन ने किया था उसको नहीं सुना है, तो क्यों नहीं सुना है उसके रीजन दिए जाएंगे कि क्यों मैंने नहीं सुना है, रीजन फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस। और अगर ये चीजों को जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये अगर पास कर देता है तो वो पास हो जाएगा। अगर गवर्नर ने बताई गई चीजों को अगर रिजेक्ट किया जाता है हाउस में तो रिजेक्ट हो जाती है चीजें। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिस्ट बनाई है कुछ 100 कैंडिडेट्स की जिनको रिकमेंड किया है पोस्ट के लिए। गवर्नर ने बोला कि मैं 100 में से 98 लोगों का ही यहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट करूंगा और जो दो है उनका अपॉइंटमेंट मैं नहीं करूंगा। सो क्यों नहीं करूंगा, इसके रीजन लिखने पड़ेंगे इस मेमोरेंडम में और ये फिर लेजिस्लेचर के सामने रख देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये दो लोगों का वहां पे रिक्रूटमेंट या फिर इनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा और बाकी लोगों का होगा, ये भी हो सकता है। सो ये सब चीजें चलती है, बट ये रीजन जो होते हैं ये, तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हाउस के सामने रखेंगे। हाउस के सामने रखने का डिस्कशन होते हैं, अगर चीजें गलत है तो पब्लिक खुद देखती है कि गलत है और गलत चीजों को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे सकती है सरकारें खुद। सो ये सब चीजें यहाँ पे है। अगर कुछ सच चीज है तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे चलते रहती है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे दी जाती है परफॉर्मेंस की, अपने क्या काम किए क्या नहीं, और ये फिर हाउस के सामने रखने के बाद एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस वाली चीजें यहाँ पे चलती है। तो ये चीजें भी अभी आपको क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या काम ये नहीं कर सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एसपीएससी नहीं कर सकती है। तो आपको पता है जो यूपीएससी नहीं कर सकती थी वही चीजें एसपीएससी भी नहीं कर सकती। तो पहली चीज क्या है, सो रिजर्वेशन से रिलेटेड अपॉइंटमेंट या पोस्ट के रिजर्वेशन से रिलेटेड जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है उसके रिलेटेड कोई भी चीज का पावर नहीं है रिजर्वेशन के देना या नहीं देना। इन चीजों से रिलेटेड किसको, एसपीएससी को। दूसरा है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है इनके जब कंसिडरेशन आते हैं कि नहीं ये कैंडिडेट्स है, इनके इतनी इतनी सीट्स रहेगी, ये सब जब चीज़ें आती है, इनका अपॉइंटमेंट जब किया जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जब सर्विसेज के लिए, तो बिल्कुल भी यहाँ पे एसपीएससी को पूछना जरूरी नहीं है। तो इनको यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। तो ये दो चीज़ों को यहाँ पे दूर रखा गया है, किससे, तो एसपीएससी के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। ये मैं आपके यूपीएससी के भी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और डिटेल में कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो ऑलरेडी आपको पता ही है अभी ये चीज़ें। आगे मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो एक्सक्लूड कर सकते थे किसी भी पोस्ट को, किसी भी सर्विस को या किसी भी मैटर को एसपीएससी से निकाल सकते, वैसे यहाँ पे यूपीएससी से निकाल सकते थे प्रेसिडेंट, वैसे यहाँ पे गवर्नर भी किसी भी पोस्ट जो 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 यूपीएससी के एसपीएससी के अंडर आती है उसे यहाँ से निकाल ले सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि जो गवर्नर होते हैं इन रेस्पेक्ट टू द स्टेट सर्विस, है ना, तो स्टेट सर्विस को लेके या किसी भी पोस्ट को लेके जो गवर्नर होते हैं वो रेगुलेशंस बना सकते हैं किसी भी मैटर पे। बट ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं एसपीएससी के लिए, ये जरूरी नहीं है कि एसपीएससी को पूछ के ही करे। बट गवर्नर जो होते हैं उनको दोनों हाउसेस के सामने रखने पड़ते हैं। जो उन्होंने रूल बनाए हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस है या फिर एक हाउस है तो एक हाउस के सामने रखने पड़ते हैं कि मैंने ये रूल्स बनाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, और ये कितने टाइम के लिए, तो एटलीस्ट 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए तो भी रखने पड़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। फिर स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो इसे अमेंड भी कर सकता है या फिर वो 14 दिन के अंदर इसे रिपील या खत्म भी कर सकता है ये पूरे रेगुलेशंस को। तो रूल्स बनाने का काम भी किसके पास दिया है, तो गवर्नर के पास दिया हुआ है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है।
अब आपने इतनी सारी जो चीज़ें पढ़ी वो थी एसपीएससी के बारे में। अब हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो कि है जेएसपीएससी। जेएसपीएससी जो टॉपिक है ये क्या है, जेएसपीएससी क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जेएसपीएससी जो है इसका फुल फॉर्म है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये एक ऐसी एक कमीशन भी होती है जो एक से ज़्यादा स्टेट के मिलके एक कमीशन बनाई जाती है। तो यस, ये प्रोविज़न है, ऐसा हो सकता है। तो ये कितने स्टेट्स के लिए? तो 2 और मोर स्टेट्स ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि द यूपीएससी एंड एसपीएससी जो है वो डायरेक्टली बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जेएसपीएससी जो है ये बनाई गई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। ओके, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है। तो ये कहीं यूपी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है, बट ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया जा सकता है। तो डायरेक्टली इसके लिए एक एक्ट पास किया जाएगा और ऐसी जेएसपीएससी बनाई जाती है 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, जो भी स्टेट्स इसकी डिमांड कर रहे हैं उनके लिए होता है। एक जेएसपीएससी जो होती है इज अ स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी जो है इसका मीनिंग होता है जो एक्ट से बनाई गई हुई बॉडीज है उसको स्टैट्यूटरी बॉडीज कहा जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका कोई भी जिक्र नहीं है, जिसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। देखेंगे तो जेएसपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रोविजन नहीं है, इसलिए ये नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये स्टैट्यूटरी है क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है। दूसरी बात ये है कि 2 स्टेट्स जैसे कि आप देखते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा जो है वहाँ पे जेएसपीएससी ने काम किया है शॉर्ट पीरियड के लिए। जब हरियाणा को पंजाब से बाहर कर दिया गया था 1966 में, पंजाब से अलग कर दिया गया था हरियाणा को, तब इन दोनों ने मिलकर रिक्रूटमेंट करने का सोचा था और इसके लिए जेएसपीएससी बनाई गई थी थोड़े से टाइम के लिए। तो ये जेएसपीएससी क्या करती है, तो ये एक ऐसी कमीशन होती है जो दोनों स्टेट्स के लिए कॉमनली रिक्रूटमेंट और जितने भी हमने फंक्शंस देखे वो पूरे फंक्शंस को निभाती है। ये हमने देखा एक एग्जाम्पल हमारे सामने पंजाब और हरियाणा का। तो ये सब चीजें भी आई है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के चलते। अब आइए कुछ और प्रोविजंस देख लेते हैं क्या है जेएसपीएससी के चलते। तो देखिए, तो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं जेएसपीएससी के, वो अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है, क्योंकि अगर गवर्नर अपॉइंट करने का हम अगर गवर्नर को पावर दे दे तो गवर्नर कैसे अपॉइंट करेगा, क्योंकि गवर्नर एक स्टेट का है, 2 स्टेट का नहीं है। तो वो उसमें गड़बड़ हो जाएगी कि किस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो उससे अच्छा है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करे। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उसके साथ साथ इनका जो टर्म है वो है 6 ईयर्स का, या फिर जब तक वो अटेंड नहीं कर लेते कितना एज, तो 62 ईयर्स। याद रखेगा, एसपीएससी के लिए और जेएसपीएससी के लिए 62 ईयर्स और यूपीएससी के लिए 65 ईयर्स। तो जो भी पहले वो कंप्लीट करेगा वो एक तो 6 साल या 62 ईयर्स वो यहाँ पे माना जाएगा। इनको रिमूव किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे गवर्नर का रोल नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं और प्रेसिडेंट ही इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, और उनका जो रिजाइन करना है वो रेजिग्नेशन लेटर किसके पास देंगे, तो प्रेसिडेंट के पास देंगे, और ये रिजाइन भी कर सकते हैं अपनी टर्म पूरी करने के पहले। तो ये भी चीज आपको पता चल चुकी है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे जेएसपीएससी में, या उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगी, वो पूरा डिटरमाइन कौन करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। वो प्रेसिडेंट बताते हैं कि कितने मेंबर्स रहेंगे और कितने नहीं। उसके साथ साथ जेएसपीएससी जो है वो अपना एनुअल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देती है, वो देती है स्टेट गवर्नर्स के पास। तो जो जो दो या 2 से ज्यादा जितने भी स्टेट्स है वहाँ के जो भी गवर्नर्स होंगे उनके पास ये अपना एनुअल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देती है, और गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इसको रखते हैं। तो बाकी चीजें तो आपको पता ही है, एटसेट्रा एटसेट्रा वाली चीजें, कि वो रिकमेंडेशन मानना है नहीं मानना है, नॉन एक्सेप्टेंस ये हाउस डिसाइड करता है, वो सब चीजें यहाँ पे लागू होती है। बस इतना याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने यहाँ पे रखा जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी जो है कैन ऑल्सो सर्व द नीड ऑफ स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर। तो मैं आपको ये भी पहले भी बता चुका, अगर स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट कर रहे कि यूपीएससी जो है वो हमारे स्टेट की जो जरूरत है वो पूरी करे, तो ये यूपीएससी भी कर सकते हैं, बट इसके लिए यूपीएससी को अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, है ना। तो यूपी अगर स्टेट चाहता है कि हमारे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ना करते हुए यूपीएससी हमारे लिए कुछ काम कर दे, तो ये प्रेसिडेंट का अगर अप्रूवल मिल जाता है इस चीज को, तो ये यूपीएससी भी कर सकती है। तो ये चीजें भी आपको अभी पता चल चुकी है। उसके साथ साथ एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दिया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये 1926 में बनाई जाएगी, ये याद रखिएगा। और उसका टास्क क्या था कि रिक्रूट करना सिविल सर्वेंट्स को। ये सब चीजें मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो मेरा टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो इसमें मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपको पता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, उसने ये कहा था कि फेडरल
पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ-साथ क्या बनाया जाए तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जाए। तो फेडरल और पब्लिक सर्विस कमीशन 2 अलग कमीशन बनाई जाए और उसमें ये भी लिखा था कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई जाए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंस के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पहले से ही 1935 के एक्ट में ब्रिटिश ही लिख के गए हैं खुद ही। सो ये सब चीज़ें भी आपको अभी पता चल चुकी है। फेडरल ये सेंट्रल के लिए काम करती थी, जैसे कि आज यूपीएससी काम करती है। प्रोविंशियल जो होती थी वो स्टेट के लिए काम करती थी, जैसे आज एसपीएससी करती है। सॉरी, जैसे एसपीएससी करती है, तो आपको ये सब चीज़ें पता चल चुकी है और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए काम करती है। ये चीज़ें भी अभी आपको पता चल चुकी है, तो पहले से ही ब्रिटिश के टाइम से ये चीज़ें चली आ रही है, तो आपको अभी ये सब चीज़ें पता चल चुकी है। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है हमें देखने थे आर्टिकल्स, तो आइए हम आर्टिकल्स देख लेते हैं क्या है रिलेटेड टू एसपीएससी। सबसे पहले जो हमने आर्टिकल देखा था, ऑलरेडी हम यूपीएससी के भी लेक्चर में आर्टिकल्स देख चुके थे, यहाँ भी देख लेते हैं। वो हमने आर्टिकल देखा था 315। 315 जो आर्टिकल है वो स्टेट सर्विस कमीशन से रिलेटेड है फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट्स। दूसरा हमने देखा था 316, जो 316 आर्टिकल है वो है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर। उसके साथ-साथ है 317, 317 जो आर्टिकल है वो रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर है ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी हम देख चुके हैं कैसा होता है। उसके बाद जो अगला है वो है पावर 318, जो कि है पावर टू मेक रेगुलेशन, जिसमें दी है कंडीशन जो होगी सर्विस की। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ ये कौन फिक्स करता है। 319 में हम देखते हैं कि प्रोहिबिशन जो है कि कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते जब वो मेंबर नहीं रहते। तो ये सब चीज़ें भी हम देख चुके हैं कैसे होता है। ये 319 में दिया है। 320 में दिया है कि फंक्शंस क्या है पब्लिक सर्विस कमीशंस के। 321 में दिया हुआ है कि एक्सटेंड कैसी होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर। मैंने बताया था कि ये बाकी स्टेट्स के लिए भी काम करता है। ये सब जो चीज़ें हमने देखी थी ना, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। 322 में दिया है, 322 में दिया है कि एक्सपेंसेस जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के वो क्या होते हैं। तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि खर्चा जो आता है इनका वो कहाँ से आता है, तो स्टेट का जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, वहाँ पे डायरेक्ट चार्ज ऑन होता है। तो ये सब चीज़ें भी हमने देख ली। तो 322 तक के जो आर्टिकल्स है ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। एक और आर्टिकल है यहाँ पे 323। तो 323 जो है ये रिपोर्ट्स होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये रिपोर्ट्स कैसी रखी जाती है, एनुअली रखी जाती है, गवर्नर के पास दी जाती है। ये सब जो चीज़ें है ये 323 में दी हुई है। इस तरह से ये पूरे जो आर्टिकल है ये रिलेटेड टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थे जो हमने इस लेक्चर में स्टडी किए। इस तरह से हम ये जितने भी टॉपिक थे, दैट इज कंपोजिशन, उसके साथ साथ रिमूवल, ये जितनी भी चीज़ें हम ये पूरी कवर कर चुके हैं। रिमूवल, इंडिपेंडेंस, फंक्शंस, लिमिटेशंस, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल्स, ये पूरी की पूरी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी है। तो हमारा इस तरह से ये जो लेक्चर रहा ये रहा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे और जेएसपीएससी पे, जिसमें हमने आर्टिकल 315 से 323 फिर से स्टडी किए। ये जो चीज़ें हैं ये आप अच्छे से स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू मुझे पोस्ट करेंगे और वो एमसीक्यू पे मैं अपना वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। उसके साथ-साथ मेरे जो पेजेस है फेसबुक पे, दैट इज़ श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन, इन्हें लाइक करें। लाइक करना ना भूलें ताकि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मेरे बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है श्रेयस बड़े द पीस लवर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं shreyasbade@gmail.com पे। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़े आपसे अगले लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।